नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अंकल जी, स्वर्णा के साथ कोई हादसा हो गया है, साकेत मिश्रा बोला। साफ साफ बताओ, उसके साथ क्या हो गया है? योगेश मोहन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। स्वर्णा सुबह कोचिंग गई थी, शाम हो गई है, अभी तक वापस घर नहीं लौटी है, साकेत ने बताया। साकेत बेटा, क्या तुमने उसकी तलाश नहीं की है? योगेश मोहन ने पूछा। अंकल जी, जब स्वर्णा समय पर घर नहीं लौटी तो मैं सप्रू मार्ग हजरतगंज स्थित उसकी कोचिंग गया। वहां पता चला कि वो आज कोचिंग नहीं आई है। ये जानकर मैं आशंकित हो उठा। जहां जहां उसके मिलने की आशंका थी, मैंने उसको ढूंढा, लेकिन जब वो वहां नहीं मिली तो मैंने थाना हसनगंज में स्वर्णा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, साकेत ने बताया। साकेत बेटा, स्वर्णा की तलाश जारी रखो, हम लोग कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये कहकर योगेश ने फोन काट दिया। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की वजह से उन्हें स्वर्णा को लेकर किसी अप्रिय घटना घट जाने का अंदेशा का भय सताने लगा था। उन्होंने उसी समय अपने कुछ खास करीबी रिश्तेदारों को फोन कर स्वर्णा की गुमशुदगी के विषय में उन्हें जानकारी दी और किसी तरह सुबह योगेश मोहन अपनी पत्नी सरोज मिश्रा के साथ लखनऊ पहुंच गए। उन्हीं के पीछे उनके कुछ रिश्तेदार भी लखनऊ पहुंच गए। स्वर्णा के माता पिता व रिश्तेदार ने स्वर्णा के गायब होने के विषय में साकेत मिश्रा से विस्तार से पूछताछ की, मगर स्वर्णा के अचानक गायब हो जाने की कहानी किसी के गले नहीं उतरी। फिर भी जहां जहां योगेश मोहन ने बताया, साकेत मिश्रा उन लोगों के साथ स्वर्णा को ढूंढता रहा, लेकिन स्वर्णा का कहीं भी पता न चला। इधर स्वर्णा के माता पिता का हाल बेहाल था। बेटी के गम में उनकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। 2 दिन तक भयंकर खोजबीन में भले ही असफलता हाथ लगी हो, लेकिन साकेत मिश्रा स्वयं अपनी गतिविधियों से स्वर्णा के रिश्तेदारों की आंखों में शक के दायरे में उभरने लगा, क्योंकि दिन भर साकेत जब स्वर्णा के परिजनों के साथ स्वर्णा को खोजने के लिए घर के बाहर रहता था तो वो सामान्य दिखता था, और जब वो घर आ जाता तो उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी दिखाई देने लगती थी। बात बात पर वो अपनी माँ से झगड़ने लगता था और उल्टा सीधा जवाब देकर मकान के पीछे लॉन में चला जाता और वहीं लॉन में ही चहलकदमी करने लगता था। इस प्रकार वो जब तक घर में रहता था तो कभी लॉन में तो कभी घर के बाहर आता जाता रहता था और स्वर्णा के परिजनों के पास नहीं बैठता था। साकेत मिश्रा की इस प्रकार की गतिविधियों से स्वर्णा के रिश्तेदारों के दिमाग में 2 सवाल उठे। पहला सवाल ये कि साकेत मिश्रा बार बार घर के पीछे लॉन में क्यों जाता है। दूसरा ये कि जब बाहर रहता है तो सामान्य दिखता है और जब घर में आ जाता है तब बेचैन क्यों दिखाई देने लगता है। स्वर्णा के मौसा राकेश दीक्षित शंका समाधान करने के लिए मकान के पीछे लॉन में गए और लॉन का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। लॉन में एक जगह पर 4-5 फुट जमीन एकदम ताजी खुदी हुई दिखाई दी। हालांकि उस जमीन को क्यारी की तरह बनाकर मिट्टी बराबर कर दी गई थी। फिर भी शंका पर उन्होंने अपने पैर को उस स्थान में रखकर जैसे ही दबाया तो उनका पैर मिट्टी में धंस गया। उन्हें लगा यहाँ गहरा गड्ढा है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए उस जगह को क्यारी की शक्ल दे दी गई है। रमेश दीक्षित स्वर्णा के पिता योगेश मोहन को घर के पीछे उस लॉन में ले गए और उस स्थान को दिखाकर उनसे कहा कि पुलिस को बुलाकर इस स्थान को खुदवाओ। मुझे शक है कि स्वर्णा की लाश इसी स्थान में गड़ी हुई है। यही नहीं, इसकी जानकारी भी साकेत को है। हालांकि पहले योगेश मोहन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसी समय साकेत मिश्रा को लॉन में बुलाकर उससे लॉन के ताजे खुदे हुए स्थान के विषय में पूछा तो वो जवाब देने में हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर भी वो स्वयं को संभालते हुए बोला कि मम्मी ने लॉन में क्यारी बनाने को कहा था, इसलिए मैंने तुलसी व मिर्च की पौधे लगाने के लिए जमीन खोद के क्यारी बना दी है। साकेत मिश्रा ने उस खुदी हुई जमीन की जानकारी तो दे दी, लेकिन जानकारी देते समय साकेत मिश्रा के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी ने स्वर्णा के परिजनों के दिलों में शक को और गहरा कर दिया।
स्वर्णा के माता पिता व रिश्तेदार घर के पीछे लॉन के उस स्थान को पुलिस की देखरेख में खुदवाकर अपनी शंका दूर करना चाहते थे। संयोग से इसी बीच थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा सहारागंज में स्वर्णा की स्कूटी के बरामद करने की खबर उन लोगों को पता चली, जिसमें खून के छींटों के निशान थे। ये बात सुनकर स्वर्णा की मां सरोज मिश्रा व योगेश मोहन को पूरा विश्वास हो गया कि बेटी स्वर्णा की हत्या हो गई है। ये सच्चाई जानकर उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। स्वर्णा के रिश्तेदारों ने किसी तरह स्वर्णा के पिता योगेश मिश्रा को समझा बुझाकर ढांढस बंधवाया और घर के पीछे लॉन की उस भूमि को खुदवाकर स्वर्णा की हत्या के रहस्य का खुलासा करवाने हेतु थाना हसनगंज गए तथा थानेदार गुप्ता से मिलकर योगेश मोहन ने अपनी गायब लड़की स्वर्णा के विषय में उन्हें जानकारी दी और अपने सगे भतीजे साकेत मिश्रा पर स्वर्णा की हत्या की आशंका व्यक्त कर रहस्यमय मामले के खुलासे करने का आग्रह किया। पुलिस ने मामले में सत्यता समझकर मामले को आईपीसी की धारा 364 के अंतर्गत दर्ज कर लिया और फिर वो उनके घर पहुंची और घर का मौका मुआयना कर आसपास पड़ोसियों सहित साकेत मिश्रा और उसकी मां से पूछताछ की, जिसमें पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा गुरु सहायगंज निवासी मोहनलाल मिश्रा का संपन्न और शिक्षित परिवार था। उनके 4 लड़के थे। आज से लगभग 20 साल पहले मोहनलाल मिश्रा ने हसनगंज लखनऊ में जमीन खरीदकर रिहायशी मकान बनवाया था। मोहनलाल के सभी लड़के सरकारी नौकरी में गैर जनपदों में रहते थे, इसी वजह से उस मकान में कोई नहीं रहता था। मोहनलाल के बड़े लड़के राजीव मोहन मिश्रा गुरु सहायगंज इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर सेवारत थे। आज से लगभग 7 साल पहले अचानक उनका निधन हो गया था। उनकी जगह पर उनकी नौकरी उनके बड़े बेटे को मिल गई थी। राजीव मोहन का दूसरा लड़का साकेत मिश्रा कन्नौज से बीएससी करके लखनऊ से इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता था। साकेत मिश्रा इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल पहले अपनी मां उषा मिश्रा के साथ लखनऊ आ गया था और निराला नगर हसनगंज स्थित पुश्तैनी मकान में रहने लगा था और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। साकेत मिश्रा लखनऊ आकर गलत लड़कों की संगत में पड़ गया था, जिससे वो आवारागर्दी करने लगा। उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा। मात्र 2 सालों तक इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और आवारागर्दी करने लगा। साकेत मिश्रा के सगे छोटे चाचा योगेश मोहन मिश्रा उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर स्थित एक शुगर मिल में काम करते थे। योगेश मोहन का पूरा परिवार शिक्षित एवं संस्कारी था। तन्मय मिश्रा, तुलिका मिश्रा, स्वर्णा मिश्रा, उनके एक लड़का और 2 लड़कियां थी। उनका बड़ा लड़का तन्मय मिश्रा अमेरिका में काम करता था और वहीं रहता था। उनके बच्चों में केवल तुलिका की शादी हुई थी। स्वर्णा पढ़ने में बहुत तेज थी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी, इसलिए योगेश मोहन ने उसे 2.5 साल पहले पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया था। वैसे स्वर्णा अपनी ताई उषा व चचेरे भाई साकेत मिश्रा के संरक्षण में 2 सालों से उनके साथ रह रही थी। फिर भी स्वर्णा की मां 12 से 15 दिन के बीच उससे मिलने के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ जरूर आती थी। इस तरह करीब 2.5 सालों से स्वर्णा अपनी ताई व चचेरे भाई साकेत के बीच में रहती आ रही थी। आपस में किसी प्रकार का विवाद न था। वैसे विवाद होने का कोई औचित्य भी नहीं था, क्योंकि स्वर्णा के माता पिता स्वर्णा के हर खर्चे को स्वयं वहन करते थे। स्वर्णा भी लखनऊ में ताई उषा व अपने चचेरे भाई साकेत से हिल मिलकर रहती थी। 12 सितंबर को वो सुबह कोचिंग के लिए घर से गई, फिर वापस नहीं लौटी। उसके दूसरे दिन उसकी स्कूटी लखनऊ के सहारागंज में पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद की। थाना हसनगंज पुलिस को जांच के दौरान बस इतनी ही जानकारी मिली। इसके अलावा स्वर्णा के परिजन पुलिस को स्वर्णा के अपहरण व हत्या का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं करवा पाए, लेकिन ये जरूर था कि बार बार स्वर्णा के पिता व उसके रिश्तेदार थाना हसनगंज पुलिस से अपने घर के पीछे लॉन में ताजा खुदे हुए स्थान को पुनः खुदवाकर स्वर्णा की लाश बरामद करने के लिए दबाव डाल रहे थे। वही पुलिस साकेत के घर के लॉन में उस खुदे हुए स्थान को क्यारी मानकर उनकी बात को ध्यान नहीं दे रही थी। स्वर्णा के मामले में हसनगंज पुलिस द्वारा मनमानी व उपेक्षा बरतने से खिन्न स्वर्णा के परिजन लखनऊ पुलिस के आला अफसरों से मिले और शिकायत की, लेकिन जिले के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने
स्वर्णा के परिवार वालों की बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में मजबूर होकर स्वर्णा के पिता योगेश मोहन तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह से मिले और अपनी पुत्री स्वर्णा की हत्या कर घर के पीछे लॉन में गाड़े जाने की बात कहकर गहरा शक जाहिर किया। यही नहीं, उन लोगों ने डीजीपी से ये भी कहा कि हम लोग कई दिनों से हसनगंज पुलिस से लेकर जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों से अपने घर के लॉन में ताजा खुदे स्थान को खुदवाकर स्वर्णा की हत्या के रहस्य पर विराम लगाने का आग्रह करते रहे, लेकिन हम लोगों की किसी पुलिस अधिकारी ने एक ना सुनी। जबकि हमें पूरा विश्वास है कि साकेत मिश्रा ने ही स्वर्णा की हत्या करके लॉन में उसके शव को गाड़ दिया है। तत्कालीन डीजीपी ने योगेश मोहन की बात को बड़ी गौर से सुना और लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत केस के खुलासे करने का आदेश दिया। 18 सितंबर 2009 को 3 बजे लखनऊ के एसएसपी और हसनगंज पुलिस स्वर्णा के घर पहुंच गई और उनके आवास के पीछे ताजे खुदे हुए उस स्थान को खुदवाया। करीब 2 फुट खुदाई होने के बाद स्वर्णा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। स्वर्णा का शव बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने उस मकान का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। उसके बाद स्वर्णा के शव का पंचनामा कर सील किया और पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भिजवा दिया। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए उसके चचेरे सगे भाई साकेत मिश्रा व उसके दोस्त अंकित को उसके घर से पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाने लाई। पहले साकेत मिश्रा पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और स्वर्णा हत्याकांड के रहस्य का खुलासा करते हुए बोला, लखनऊ आकर मैं गलत लड़कों की संगत में पड़ गया था, जिससे मेरा मन पढ़ाई से उचट गया। करीब 2 साल बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर आवारागर्दी करने लगा। मेरे दैनिक खर्च बढ़ गए थे। खर्चों की पूर्ति के लिए मैं गलत काम करने लगा। अपने मित्रों के साथ लखनऊ के हनुमान सेतु व कुछ अन्य स्थानों पर पर्स, चेन व बैग छीनने की घटनाओं को अंजाम देने लगा। वैसे मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन मेरा मौसेरा भाई अंकित मेरा जिगरी दोस्त है। वो अलीगंज लखनऊ का ही रहने वाला है। उसके पिता अरुण मिश्रा दूरदर्शन में इंजीनियर है तथा उसकी माँ एक बुटीक चलाती है। उसके घर में हर तरह की संपन्नता है, पैसों की कोई कमी नहीं है। माता पिता के द्वारा उसकी देखरेख ना हो पाने की वजह से वो भी गलत संगत में पड़ गया था। कक्षा 8 तक पढ़ाई करके उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और आवारागर्दी में हम लोगों के साथ अपना समय गुजारने लगा। इधर मेरा मन गलत काम करते करते ऊब गया था। मैं डिटर्जेंट की फैक्ट्री खोलकर धनवान बनकर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता था। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे लगभग 8 लाख रुपए की जरूरत थी। मेरे पास या मेरे घर वालों के पास इतनी बड़ी धनराशि नहीं थी। इस वजह से मैंने अपने खास दोस्त अंकित से किसी धनवान व्यक्ति को किडनैप करने और फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए लेने को कहा। उसने मुझे गंभीर होकर कहा कि अपने चाचा की लड़की स्वर्णा का किडनैप कर लो। बड़े आराम से तुम्हारे चाचा अपनी बेटी स्वर्णा के लिए 10 लाख की फिरौती दे देंगे। अंकित की ये बात सुनकर स्वर्णा पर मेरी नीयत खराब हो गई। हम दोनों ने मिलकर स्वर्णा के अपहरण व फिरौती की योजना बनाई और समय का इंतजार करने लगे। 11 सितंबर की सुबह मेरी माँ गुरसहायगंज मेरे भाई के पास गई थी। हम दोनों ने उस दिन स्वर्णा की किडनैपिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। 12 सितंबर को स्वर्णा की किडनैपिंग कर अपने मित्र के घर गांव में ले जाना था। घर में स्वर्णा, मेरे और अंकित के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों स्वर्णा को किडनैप करने की ताक में लग गए। स्वर्णा सुबह 9 बजे स्नान करके नाश्ता करने लगी। हम दोनों की नजर उसी पर थी। नाश्ता करके जब वो सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी तो मैंने मौका देखकर पीछे से आकर तौलिए से उसका मुंह जकड़ लिया। इसी बीच अंकित फुर्ती से दौड़कर स्वर्णा के पैर जकड़कर रस्सी बांधने का प्रयास करने लगा। चूंकि स्वर्णा हम दोनों से स्वास्थ्य में अच्छी थी, इस वजह से वो विरोध कर हम दोनों से हाथापाई पर उतर आई। हम लोगों को लगा कि हम दोनों मिलकर भी उसका अपहरण करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और अगर स्वर्णा जिंदा बच गई तो हम दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये सोचकर हम दोनों ने मिलकर स्वर्णा को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर तौलिया रखकर दबा दिया। अंकित उसके पैर जकड़े रहा। इस बीच स्वर्णा एक बार पूरी तरह से तौलिए को हटाकर तेजी से चीखी।
लेकिन मैंने उसका मुंह पहले से ज्यादा अच्छी तरह से जकड़ लिया था। स्वर्णा कुछ देर तक छटपटाई, उसके बाद शांत हो गई। मैंने मुंह पर से तौलिया हटाकर देखा तो स्वर्णा मर गई थी। स्वर्णा की मौत देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। हत्या के अपराध से बचने के लिए उसे अपने घर के पीछे लॉन में दफनाने के लिए अंकित को फावड़ा लाने के लिए बोला। इसी बीच मैंने स्वर्णा के पर्स की तलाशी ली। उसमें 8,000 रुपए थे। मैंने पर्स से पैसे निकालकर अपने पास छिपा लिए। संयोग से उसी समय तेजी से बारिश होने लगी। इसी बीच अंकित फावड़ा लेकर आ गया। हम दोनों ने मिलकर घर के पीछे लॉन में गड्ढा खोदा। उसके बाद स्वर्णा के बदन के कपड़े उतारकर उसी गड्ढे में स्वर्णा के शव को गाड़ दिया और फिर खुदे स्थान पर क्यारी की शक्ल देकर पानी डाल दिया ताकि कोई भाप ना सके। इसी बीच मैंने निराश मन से अंकित से कहा कि स्वर्णा के मर जाने के बाद फिरौती की योजना फेल हो गई। अंकित ने मुझे समझाते हुए कहा कि स्वर्णा का यहाँ मरना ठीक नहीं रहा। वैसे भी फिरौती के बाद उसकी हत्या करके लाश ठिकाने लगानी ही पड़ती, वरना स्वर्णा की जिंदा वापसी पर राज खुल जाता। वैसे फिरौती अभी भी की जा सकती है। तुम्हारे चाचा को टेलीफोन से फिरौती की रकम व स्थान बताकर उनसे फिरौती लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आसानी से तुम्हारे चाचा फिरौती दे देते हैं तो उनसे फिरौती ले लेंगे। अगर उन्होंने कोई होशियारी की तो हम लोग साथ बैठ जाएंगे। इसमें फायदा ये होगा कि स्वर्णा के पिता और पुलिस फिरौती मांगने वाले को तलाशती रहेगी। उन सबकी निगाहें इधर उधर रहेगी और हम दोनों बच जाएंगे। अंकित का विचार मुझे अच्छा लगा। मैंने स्वर्णा के बैग से निकाले गए 8,000 रुपए में से 2,000 रुपए अंकित को दिए। इसके अलावा 200 रुपए इस आशय से उसे और दिए कि वो बाराबंकी जाकर किसी पीसीओ से टेलीफोन से फिरौती की रकम के लिए स्वर्णा के पिता को फोन करे। जब वो रुपए लेकर जाने लगा तो मैंने घर में रखी स्वर्णा की स्कूटी को सहारागंज के मॉल के सामने ले जाकर खड़ी करने के लिए उसको कहा। घटना के दूसरे दिन स्वर्णा के माता पिता और रिश्तेदार घर पर आ गए और छानबीन करने लगे। इसी में स्वर्णा के मौसा रमेश दीक्षित की निगाह घर के लॉन में खुदे हुए स्थान पर गई। उन्होंने उस गड्ढे में स्वर्णा का शव गड़े होने को लेकर हंगामा कर दिया। अंत में उन सभी लोगों ने दबाव बनाकर लॉन के उस स्थान को पुलिस द्वारा खुदवाया जिसमें से स्वर्णा की लाश बरामद हो गई। इस तरह मैंने अपने सगे चाचा से 10 लाख रुपए की फिरौती वसूल करने के उद्देश्य से स्वर्णा के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में सफल न हो पाने पर हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके कपड़े उतारकर घर के पीछे लॉन में गाड़ दिया। साकेत का बयान सुनने के बाद पुलिस ने अंकित से पूछताछ की। उसने साकेत मिश्रा के बयानों की पुष्टि कर स्वर्णा की हत्या के अपराध को स्वीकार कर लिया। स्वर्णा की हत्या के अपराध को स्वीकार करने के बाद उन दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।